फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। आज हम जो है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे या फिर काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आज हमारे क्लास में डिस्कस होगा। तो जो कि आपका वाइगोस्की से रिलेटेड है, यानी लेव वाइगोस्की का आपका थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो कि आपको पता है कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये इसके बारे में हम बात करेंगे, लेव वाइगोस्की के बारे में। और आप ये देखिएगा कि काफ़ी डिटेल्स में अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको इनकी थ्योरी आगे कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अच्छे से एक बार इन ये जो है वीडियो को अच्छे से देखिएगा, देन आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेगा और इनकी सारी थ्योरी का डिटेल्स भी मिलेगा। और आपको मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पे आपको ज़रूर समझ में अच्छे से आएगी। अगर आपने पियाजे की थ्योरी नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे ये जो है ये आपके लेव वाइगोस्की साहब हैं। तो यहाँ पे हम जो है कि इनका थ्योरी भी करेंगे और एमसीक्यू भी करेंगे। एमसीक्यू के साथ आप यहाँ पे थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। और उसके बाद से आज का आप देख सकते हैं क्लास है, और इस क्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे और आप यहाँ पे थ्योरी के साथ इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, जिसमें आप देख सकते हैं पहला है कथन, और के साथ हम स्टार्ट करेंगे। दो कथन है। पहला आपका कथन ये है कि वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया है, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन ये है कि वाइगोस्की के अनुसार सीखना तभी होता है जब शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से नई जानकारी की खोज करता है। तो बताइए क्या इनका ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन दो सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर कथन ए सत्य है लेकिन दो जो है असत्य है, या फिर कथन आपका एक गलत है लेकिन दो सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर देखिए, पहले हम आंसर आपको बता देंगे, उसके बाद से हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आपका जो कथन ए है वो यानी सी है वो सही है, क्योंकि कथन ए आपका सत्य और कथन बी असत्य है। अब चलिए थ्योरी के पास साथ हम चलते हैं। तो देखिए इनका जो है आप लोग को पता है कि सामाजिक सांस्कृतिक इनकी थ्योरी है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है। और यह कथन मतलब इनका जो है कि यह कथन पहला जो है वो सत्य है। यहाँ पे इनका कहना है कि वाइगोस्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। ये जो है कि सामाजिक संपर्क इनका सबसे बड़ा आप ये देखेंगे कि इनकी थ्योरी में समाज पे बहुत ज़्यादा और सांस्कृतिक पे जोर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि इनके अपने बच्चे माता पिता शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार लोगों से बातचीत करके सीखते हैं। यह सामाजिक पहलू उनके सिद्धांत का मूल्य है, ठीक है। मतलब इनका ये कहना है कि जैसे कि सबको पता है कि जो आपका पहला जो विद्यालय या फिर सीखने का बच्चे का पहला जो भी बच्चा सीखता है वो पहले अपने घर से ही सीखता है। तो माता पिता या फिर अपने से जो भी है, जैसे कि मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ जो बात करते हैं और डिस्कस करते हैं, और उसके बाद से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे जान पाते हैं। तो इनका ये भी और कथन ये है, जैसे कि कथन दूसरा आपने देखा कि वाइगोस्की के अनुसार सीखना तभी होता है जब कोई शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से नई जानकारी खोजता है। यह कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनका ये कहना है कि बच्चा जो है कि इनका ये कथन इसीलिए गलत है क्योंकि बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से तो सीखता है, लेकिन मतलब इनका ये कहना है कि स्वतंत्र रूप से बच्चा तो सीखता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा क्या है, समाज का भी और संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान होता है। बच्चे अपने से बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, बात करता है, बातचीत करता है, देन उसके बाद से बच्चे बहुत सी चीज़ों को सीखते भी हैं। तो इनका ये भी मानना है, इनका सिर्फ ये मानना नहीं है कि हाँ उसको स्वतंत्र छोड़ दे तो बच्चा कुछ भी सीख जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बात इनका ये मानना है कि बच्चा जिस समाज जिस संस्कृति में रहता है वो उसी तरीके का मतलब सीखता है और उसका चाल भाव वैसा ही होता है। और वाइगोस्की का मानना नहीं था कि सीखना सिर्फ स्वतंत्र खोज से होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसके बजाय उन्होंने जैसे कि निर्देशित बातचीत और सहयोगात्मक सीखने पर जो है कि बहुत ज़्यादा महत्व जोर दिया है। जहाँ आप देख सकते हैं जहाँ सीखने वाले अपने परिवेश में दूसरे के समर्थ में इनपुट से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।
उन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा जेडपीडी, जैसा मैंने अभी आपको बताया जेडपीडी भी उन्होंने बताया कि अवधारणा दी, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि एक शिक्षार्थी जो है स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है और मार्गदर्शन के साथ वह क्या हासिल कर सकता है। ठीक है, तो ये इनका ये कहना है। ओके, देखिए आप ये जो पूरा वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे से है कि आपको इनकी थ्योरी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको अच्छे से जो है कि समझ में भी आ जाएगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। आप एक बार ज़रूर क्वेश्चन या फिर आप इस वीडियो को क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करना जो है कि करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? अब ये बताइए कि रमा इसको किस तरीके से कर सकती है। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, या फिर छात्र के साथ समस्या पर काम करे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार जो है कि मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करे। और अगला आपका ऑप्शन है कि छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके, या फिर अगला है कि छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का जो है कि प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर होगा, जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पे हमारा राइट आंसर सेकंड ही होगा, क्योंकि इनका यही कहना है कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें, उनके साथ काम करें और समूह के अन्य जो है कि सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें, जैसा कि जेडपीडी भी कहता है। ठीक है, जेडपीडी का सिद्धांत जो है इसमें यही कहा जाता है कि बच्चा क्या जानता है और क्या नहीं जानता है उसके बीच का जो है कि मार्गदर्शन जेडपीडी कहलाता है। अगर जो इंसान आपको मार्गदर्शन दे रहा है वो आपको एमकेओ कहलाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा। उसके बाद से यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से करेंगे कि ऑप्शन के साथ आपको एक्सप्लेनेशन, जैसा कि रमा मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि आपको देकर छात्र को मुख्य अवधारणा को समझने में मदद करता है। यह सहायता छात्र को सहायता के साथ अवधारणा को समझने में मदद करती है जिसे वे अकेले करने में संघर्ष करेंगे। ठीक है, अन्य समस्याओं को शामिल करके रमा जो है कि सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देता है, जहां साथ ही अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं और एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अब अगला ये भी है कि यह सहयोगात्मक प्रयास न केवल संघर्ष से छात्र की मदद करता है बल्कि समग्र रूप से समूह की समझ को भी मजबूत करता है। ठीक है, और उसके बाद से समय के साथ जैसे जैसे विद्यार्थी समझ हासिल करता है, शिक्षक धीरे धीरे सहायता देना कम कर देता है तथा विद्यार्थी को अवधारणाओं को स्वतंत्र रूप से लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये आप जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई पर्सन है, कोई बच्चा है जो कि ये चीज़ जानता है और उसको ये जानना है, तो उसके बीच में अगर जो आपको सहायता देता है वो आपको जो होता है वो उसी को हम एमकेओ कहते हैं। और उसके बाद से ये जो क्षेत्र होता है वो जेडपीडी होता है। मान लीजिए कि आपको अभी बहुत कम नॉलेज, मान लीजिए कि आपको सिलेबस का नॉलेज है सीटेट का और आपको आगे सीटेट क्लियर करना है, तो अगर आपको पता है कि हमें जो है कि वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना है, लेकिन मान लीजिए कि उसके बारे में आपको कोई बताता है, अगर बुक हो या फिर कोई टीचर हो, तो वो इंसान आपके लिए एमकेओ कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है ये आप बताइए। भाषा और विचार एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र हैं, या फिर भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, या फिर भाषा विचार को आकार नहीं देती है, और या फिर आपका लास्ट ऑप्शन है विचार भाषा को आकार देता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हुआ। तो ऑप्शन के साथ आप बता सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा।
देखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ये भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक दूसरे को जो है कि भाषा और विचार जो एक दूसरे को क्या करती है, मार्गदर्शित करती है, मार्गदर्शन देती है। देखिए इनका एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे कि लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार स्वतंत्र नहीं है, लेकिन देखिए कुछ ऐसे आपके मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि भाषा और विचार स्वतंत्र हैं, बट ये किसी एक ने ही कहा है। आप अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट्स में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, बल्कि वे अन्योन मिश्रित अन्य जो है कि है जो एक दूसरे को आकार देती है। ठीक है, उन्होंने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभाती है, जो व्यक्तियों को अपने विचारों को आत्मसात करने और उनमें हेर फेर करने की अनुमति देती है। देखिए भाषा और विचार जो है, इनका यही कहना है कि भाषा और विचार व्यक्ति को जो है कि किसी भी बात को अगर हम सोचते हैं, बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने किसी भी बात को व्यक्त करते हैं, किसी के सामने अपना विचार को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो भाषा और विचार एक दूसरे में मर्ज है। दूसरे शब्दों में भाषा सोचने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, और जैसे जैसे व्यक्ति भाषा कौशल विकसित करता है, उसकी सोचने की जो है कि क्षमता भी विकसित हो जाती है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अदरवाइज आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब डैश। ऑप्शन आपका है गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होता है। अगला आपका ऑप्शन है अधिगम का बल दोहरा और रटने पर होता है। उसके बाद से अगला आपका ऑप्शन है थर्ड कि कोई शिक्षार्थी की सामाजिक भावनाएं आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। और अगला लास्ट आपका ऑप्शन है उसके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन हमारा है वो ए है, यानी कि गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, जो हमारा ऑप्शन ए है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि हमारा एक्सप्लेनेशन इसके बारे में क्या कहता है। प्रभावी अधिगम में कई प्रमुख घटक शामिल होते हैं जो सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि विद्यार्थी न केवल ज्ञान अर्जित करे बल्कि उसे समझे, बनाए रखे और सार्थक रूप से लागू भी करे। इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि देखिए इसके बारे में थ्योरी, देखिए हम थ्योरी के साथ एमसीक्यू भी कर रहे हैं। जब शिक्षार्थी गतिविधियां शिक्षार्थियों के जब शिक्षण गतिविधियां शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव, रुचियों या वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ी होती है तो उन्हें सामग्री अधिक सार्थक और आकर्षक लगती है। ठीक है, यहीं पे अगला है कि जो प्रासंगिक अधिगम छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि वे जो अध्ययन कर रहे हैं वह प्रासंगिक है और उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित भी करता है। उसके बाद से अगला है कि जो आपका प्रासंगिक गतिविधियां छात्रों को व्यवहारिक स्थितियों में ज्ञान लागू करने में जो है कि सक्षम बनाती है, जिससे समझ और धारणाएं बढ़ती हैं। यह दृष्टिकोण सीखने को और अधिक जो है कि संवादात्मक जो है कि गतिशील बनाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। बच्चे अपने स्वयं के जो व्यवहार होते हैं उसको किस प्रकार नियंत्रित या फिर नियमित करते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है कि अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, बी हमारा ऑप्शन है आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, सी ऑप्शन है आपका संतुलन की प्रक्रिया द्वारा, और डी ऑप्शन है खुद को पुनर्बलन के प्रक्रिया द्वारा। तो देखिए जहाँ भी आप ये देख सकते हैं, जहाँ भी पुनर्बलन हो वहाँ पे आपको ये जो है कि मनोवैज्ञानिक नहीं दिखेंगे, जैसे कि आपके जो सीटेट में आते हैं वाइगोस्की हो या फिर आपके जीन पियाजे भी हो, ये लोग पुनर्बलन पे जोर नहीं देते हैं।
तो सिर्फ हम यहाँ पे अभी ऑप्शन देखेंगे। आपका ऑप्शन जो होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, यानी कि आत्मवाक का के प्रयोग द्वारा, आत्मवाक के प्रयोग द्वारा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे कि आत्मवाक्य क्या है। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत जो है संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और भाषा की भूमिका पर जोर देते हैं। ठीक है, उन्होंने आत्मवाक की अवधारणा प्रस्तुत की जो आंतरिक संवाद या आत्मवाक को संदर्भित करती है, जिसका उपयोग बच्चे अपनी सोच और कार्यों को निर्देशित करने के लिए करते हैं। मान लीजिए कि आत्मवाक्य जो है वो बच्चे की सोच को और कार्य को जो है कि निर्देशित करने के लिए वो बच्चे अपना आत्मवाक का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे सामाजिक बातचीत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को आत्मसात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चा बड़ा होता है तो कोई भी काम करता है, आपने देखा भी होगा कि बच्चे जब बड़े होते हैं कोई कार्य करते हैं तो पहले खुद से बात करते हैं और फिर कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी चीज़ होता है तो उसको पहले बच्चे कर नहीं ऐसे करते हैं, फिर वो करते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि बच्चे पहले आत्मवाक करते हैं, देन वो किसी भी कार्य को नियमित करते हैं। आत्मनियमन और समस्या समाधान का एक साधन बन जाता है। उदाहरण के लिए जब किसी चुनौतीपूर्ण कार्य को सामने करना पड़ता है तो बच्चे इसे पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों के बारे में स्वयं से बात कर सकते हैं, जिससे उन्हें जो है कि ध्यान केंद्रित करने और अपने व्यवहार को प्रबंधित करने में मदद मिलती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि मान लीजिए बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे वो खिलौनों के बारे में ही या फिर खेलने के बारे में भी अगर बात कर रहे हैं तो उनका जो है कि वो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में सोचते हैं और खुद से बात करते हैं कि नहीं ये मान लीजिए कि कोई खिलौना है तो वो करते नहीं ये यहाँ नहीं यहाँ होना चाहिए, ऐसे वैसे हो। आपने खुद देखा होगा बच्चों को ऐसे करते हुए। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न पर निर्भर होता है। किस चीज़ पर? मानसिक परिपक्वता पर, शारीरिक परिपक्वता पर, अनुवांशिक परिपक्वता पर या सामाजिक अंतःक्रिया पर। तो देखिए जब भी वाइगोस्की के बारे में पूछा जाए और अगर ऑप्शन में आपको सामाजिक हो तो आप कुछ भी ना सोच करके सबसे पहले इसी को टिक करेंगे, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया जब भी आए तो आप उसको वाइगोस्की से ही रिलेट कीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से देखेंगे। लेव वाइगोस्की के जो वो हैं वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक और जीन पियाजे के समकालीन ने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब आपके लिए की पॉइंट ये है कि वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संपर्क शिक्षार्थियों के विकास का प्राथमिक जो है कारण है, क्योंकि उनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत करें और सहयोग से सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि जब बच्चे अपने से बड़े लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो बहुत चीज़ें सीखते हैं। ऐसा हमने पहले ही आपसे बताया कि बच्चे जो हैं कि अपने से MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन से जो है कि इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, देन उसके बाद से वो जो है कि सीखते हैं। ठीक है, उनके साथ में रह के। अब देखिए अगला हमारा ये इसी में एक्सप्लेनेशन है कि जो बच्चों का समाज और संस्कृति उनके अनुभूति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगला है कि संकेत प्रणाली या समाज की भाषा ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। दूसरों से और विशेष रूप से अधिक जानकार लोगों से यानी MKO और या फिर वयस्कों से मिले इनपुट के अनुभूति के विकास को प्रभावित करने की क्षमता होती है बच्चों में। अब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जो आपका ZPD है यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है उसके बारे में अगर हम बात करें, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कई प्रकार के कार्यों के लिए एक शब्द है। मान लीजिए कि हमने अभी आपको बताया कि एक ये घेरा होता है, एक ये कोई बच्चा होता है और उसको यहाँ जाना है, तो इससे यहाँ तक की जो दूरी है, तो मान लीजिए कि बच्चा यहाँ तक जानता है
कुछ चीज़ ऐसा है जो कि बच्चा जानता है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी विषय या फिर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी क्वेश्चन के बारे में बच्चा जानता है, लेकिन उसको यहाँ तक की जानकारी लेनी है। तो ये जो बीच की जो दूरी होती है, वो जो उसको मतलब जो बीच की जानकारी होती है, जो नहीं पता होता है, उसी को क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, यानी जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको अच्छे से बताते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कई प्रकार के कार्यों के लिए एक शब्द जो बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता या जो मास्टर नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें वयस्क या किसी अन्य कुशल बच्चे की सहायता और मार्गदर्शन से सीखा जा सकता है। ठीक है, और निज वाक्य क्या होता है? निज वाक्य वाइगोस्की के अनुसार वाक्य का उपयोग न केवल सामाजिक संचार के लिए किया जाता है, बल्कि कार्यों को हल करने के लिए भी किया जाता है। निज वाक्य का, मान लीजिए कोई कार्य है, किसी कार्य को बच्चा, जैसे हमने आपको बताया कि किसी कार्य को बच्चा करना चाहता है, तो पहले अपने मन में या फिर खुद से बात करता है। मन में नहीं, पहले वो जो बच्चा है वो खुद से बात करता है, और फिर वो किसी छोटे भी कार्य को करना हो तो बच्चा पहले बात करता है खुद में ही, और देन वो आगे की कार्य को करता है। और उसके बाद से वो जो है कि स्वयं नियमन के लिए बच्चों को द्वारा भाषा के प्रयोग को निज वाक्य कहा जाता है। अब देखिए ये पार क्या है, इनका ये भी होता है पार, इसमें आता है। पार की अवधारणा जेडपीडी के विचार से निकटता से जुड़ी हुई है। मान लीजिए इसका अर्थ बच्चे की आवश्यकता के अनुसार समर्थन के स्तर को बदलना, यानी कि मान लीजिए कि बच्चा जानता है कोई चीज़, और उसको पार वही होता है कि जैसे कि कोई बच्चा कोई शब्द को जानता है, किसी विषय के बारे में जानता है, और उसको उससे ज़्यादा की नॉलेज की ज़रूरत है, तो कोई अगर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो मान लीजिए उससे बड़ा कोई है, या फिर कोई टीचर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो उसको उस चीज़ के बारे में बताता है, तो जो चीज़ बताया जाता है ना, उसी चीज़ को पार कहा जाता है, यानी कि ढांचा कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? शिक्षण और मूल्यांकन, या फिर केवल शिक्षण, केवल मूल्यांकन, या फिर प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट ए होगा, जो कि शिक्षण और मूल्यांकन। ठीक है, शिक्षण और मूल्यांकन। अब यहाँ पे आप देखिए कि लेव वाइगोस्की जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ये रशियन थे, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, और उनके कार्य जो है कि रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उनके कार्य बताते हैं कि लोग एक ही संस्कृति में बढ़ते हैं और रहते हैं, वे उस संस्कृति में बाल्यावस्था से वयस्क तक विकसित होते हैं। मान लीजिए कि बच्चा किसी अगर समाज संस्कृति में है तो उसी के साथ बढ़ता है और वयस्क होता है। वे सभी विधियां करते हैं और अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के ढांचे के भीतर सोचते हैं, इसलिए उनकी जो है कि विकास प्रक्रिया को केवल बच्चों या लोगों की संस्कृति के साथ अंतःक्रिया का अध्ययन करके ही समझा सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने भी सुना होगा कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान जिस समाज में संस्कृति में रहता है, वो उसी प्रकार का सोचना, वैसा ही हर चीज़ करना आरंभ कर देता है, या फिर वैसा ही वो बन भी जाता है। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का अर्थ उस विचार से है कि सामाजिक अंतःक्रिया अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभाता भी है। उसके बाद से अपने सिद्धांत में वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी की अवधारणा का प्रस्ताव दिया, जो बच्चे के सीखने में सक्षम होने की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, मान लीजिए बच्चा जो सीखना चाहता है उसके जो जानता है उससे जो जानना चाहता है उसके क्षेत्र का। जेडपीडी की पहचान तभी की जाती है जब कोई बच्चा समस्या को हल करके निकट पहुंच जाता है, लेकिन मदद के बिना समस्या को खुद हल करने में असमर्थ होता है। मान लीजिए कि बहुत से ऐसी चीज़ को बच्चा जान जाता है, लेकिन जहां उसको फाइनली यानी कि फाइनल जब सब कुछ उस चीज़ के बारे में बच्चा को पता हो, तभी तो वो किसी चीज़ के बारे में फाइनल रिजल्ट निकाल पाएगा ना।
तो फाइनल के लिए अगर बच्चे को थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में हेल्प दिया जाता है और वो असमर्थ होता है तो उसे ही कहा जाता है। यह एक बच्चे की वर्तमान क्षमता और समस्या को हल करने की संभावित क्षमता के बीच एक अंतराल को दर्शाता है कि यानी बच्चा ये चीज़ कर सकता है लेकिन खुद से नहीं कर पा रहा है, तो किसी की मदद, किसी से नॉलेज ले करके और वो जो करता है उसी को कहते हैं। इसे वाइगोत्स्की विकासात्मक स्तर और संभावित विकासात्मक स्तर के बीच के अंतर यानी अंतराल के रूप में समझा जा सकता है, जिसे तब पहचाना जा सकता है जब कोई बच्चा किसी समस्या पर काम कर रहा हो। सक्षम साथियों और वयस्कों की मदद से बच्चे को यह सीखने में मदद मिलती है कि इस अंतर को कैसे पूर्ण किया जा सके। ठीक है, इस अवधारणा की समझ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शिक्षार्थी बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अधिक अर्थपूर्ण ढंग के काम करने के लिए समझेंगे। ठीक है, शिक्षक लगातार विभिन्न गतिविधियों और समस्याओं के माध्यम से बच्चे की प्रगति का विश्लेषण करें, आकलन करें। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने के हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया, मान लीजिए कोई आधा हल किया उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही हैं? अवलोकन अधिगम, पार का, द्वंद्वात्मक अधिगम या अनुकूलन सोवियत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा पार। ठीक है, पार का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने आपको पार के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में हम फिर से बताएंगे। उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत का अर्थ उस विचार से है कि सामाजिक अर्थक्रिया शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक शिक्षण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षार्थी के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने माना कि एक बच्चे के सांस्कृतिक विकास में प्रत्येक कार्य दो बार, पहला सामाजिक स्तर पर और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर, पहले लोगों के बीच और फिर बच्चे के अंदर प्रकट होता है। इसका की पॉइंट यही है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका उपरोक्त उल्लेख घटना में पार का उपयोग कर रही हैं। पार जो है कि बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार की सहायता प्रदान करने की एक तकनीक है। ठीक है, यानी कि पार तभी दिया जाता है कि वो भी देने का एक तरीका है कि बच्चा कब उस चीज़ की ज़रूरत, ऐसा नहीं कि बच्चा कोई क्वेश्चन को कर रहा है खुद से और फिर भी हम जाके उसको बता रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। और ये भी गलत तरीका है कि बच्चे को अगर कोई चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रहा है, वो किसी क्वेश्चन का हल आधा कर चुका है बट किसी एक पॉइंट पे अटक रहा है और उसको आप नहीं बता रहे हैं, तो बताने का अर्थ ये है कि आप उसको हिंट देना, तो आप हिंट भी नहीं दे रहे हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। तो पार तभी दिया जाता है जब बच्चे को सही समय हो और सही तरीके से उसको प्रदान किया जाए। ठीक है, जब एक अध्यापिका प्रारंभ से अधिगम के लिए शिक्षार्थी को समर्थन करना शुरू कर देती है और धीरे धीरे शिक्षार्थी की उस स्थिति पर पहुंचने तक समर्थन को कम कर देती है जहां वह अपने स्वयं के अर्थ और समझ को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सकता है। मान लीजिए आप किसी बच्चे को बता रही हैं या फिर बता रहे हैं और फिर उसके बाद से बच्चा उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है धीरे धीरे, वो ये होता है कि हाँ बच्चा इस चीज़ को कर लेगा, देन टीचर का यही काम होता है या फिर जो बताता है उसका यही काम होता है। पार देने का मतलब है कि फिर धीरे धीरे आप उसको बताना या फिर हिंट देना कम कर दें और लास्ट में आप उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें। यहाँ अध्यापिका जो है शिक्षार्थी को एक पार प्रदान कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है कि एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोत्स्की के भाषा और यानी चिंतन या फिर सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या कहलाता है? ठीक है, स्वनियमन, आत्मकेंद्रित मनोवैज्ञानिक विकार या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ठीक है, तो देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अपरिपक्वता भी नहीं है, आत्मकेंद्रित नहीं है। आत्मकेंद्रित किसने बताई आप बताइएगा, लेकिन स्वनियमन यहाँ पे होगा।
वाइगोस्की के अनुसार अगर पूछ रहा है तो स्वनियमन होगा, लेकिन अगर वहीं पे जीन पियाजे के अनुसार पूछे तो आत्म केंद्रित होगा। ठीक है, देखिए अब इनका ये डिटेल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेव वाइगोस्की ने इस बात पर जोर दिया कि वारी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधियां हैं। ठीक है, वाइगोस्की के इस सिद्धांत ने निजी वाक्य यानी निज वाक्य की अवधारणा सन्निहित है, जहां वाक्य वह प्रकार है जो बिना किसी संचारी विकार के स्वयं के लिए निर्देशित किया जाता है। बच्चे स्वयं से बोलकर अपने कार्य को मार्गदर्शन करने के लिए निजी वाक्य का प्रयोग करते हैं। ऐसा मैंने पहले भी बताया कि बच्चे कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले निज वाक्य करते हैं, उसके बाद कार्य को पूरा करते हैं। क्वेश्चन है आपका, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन है। सही वर्णन क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा राइट होगा। ठीक है, अगला है कि दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है और अधिगम अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी कि अधिगम जो है वो विकास से पहले होता है। और दूसरा है कि विकास अक्सर अधिगम के अग्रिम होता है, यानी विकास जो है अधिगम से पहले होता है। तो यहाँ पे आप बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही होगा कि जो अधिगम है वो अक्सर विकास के अग्रिम होता है। ठीक है, विकास के अग्रिम यानी पहले अधिगम होगा फिर विकास होता है। ठीक है, इनका लेव वाइगोस्की का यही मानना है। ओके, अब इसके बारे में हम एक्सप्लेन भी करेंगे। मान लीजिए कि इनका ये कहना है कि जो अधिगम है यानी कि विकास, यह उन परिवर्तनों की एक प्रगतिशील और व्यवस्थित श्रृंखला को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति के जीवन में घटित होती है, वह बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ती है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी प्रक्रियाओं और व्यवहार को बदल देता है ताकि बदलते परिवेश में खुद को समायोजित कर सके। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या फिर कोई व्यक्ति हो, वो अधिगम मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को और व्यवहार को बदल देता है ताकि वो जिस समाज में है वो उस समाज के अनुसार रह सके। अगर आप अपने व्यवहार को नहीं बदलते हैं तो समाज में रहना बहुत ही, उस समाज में रहना, मान लीजिए कि आप बिहार से हैं और आपको अदर किसी ऐसे समाज में जाना है जहाँ की लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज अलग है, रहन सहन अलग है, तो आपको उसके अनुसार थोड़ा बहुत आपको ज़रूर अपने में चेंज लाना पड़ेगा उस समाज में रहने के लिए। सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने शैक्षिक और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्रों में काम किया था और उनका मानना था कि अधिगम एक आवश्यक प्रक्रिया है और विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर बहुत ध्यान दिया, केंद्रित किया और एक बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति की भूमिका पर भी जोर दिया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनका यही है कि वो समाज, कोई भी बच्चा जिस समाज संस्कृति में रहता है वो उसी के अनुसार होता है, वैसा ही होता है। ठीक है, उसके बाद से उनका मानना था कि सामाजिक शिक्षा संज्ञानात्मक विकास से अग्रिम थी। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो दैनिक जीवन में कभी भी होती है और यह सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये एक बाहरी घटना नहीं है। बच्चे जो देखते हैं सीखते हैं और या फिर जहाँ रहते हैं उसी तरीके का हर चीज़ सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि लोग बहुत बार कहते हैं किसी बच्चे को देखकर कि इसकी फैमिली ऐसी ही होगी, या फिर जो भी चीज़ें, अगर बच्चा गलत करता है तो भी लोग फैमिली को कहते हैं, अगर बच्चा सही करता है तो भी लोग फैमिली को ही कहते हैं। तो बात यही है कि बच्चा जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस परिवेश में रहता है वहीं सीखता है और वहीं देखता है, वहीं सीखता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगे, और अगर हेल्पफुल लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रिलेटेड आप लोग के लिए सीटेट या फिर किसी भी आप टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली यहाँ पे क्लासेस होती है और आपको ऑथेंटिक यहाँ पे अपडेट्स भी मिलती है। तो आप ज़रूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।